इदारे ठीक होंगे, टैक्स कलेक्ट होगा। एक आदमी को नहीं इंशाल्लाह छोड़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। आज सबसे अहम खबर यही रही है कि कल तक की अगर हम बात करें तो इस वक्त एक कंफ्यूजन दिखाई देती थी कि आया हुकूमत मौजूदा मुआशी बहरान से निकलने के लिए क्या IMF के दरवाजे पर जाएगी या नहीं। अलबत्ता अब से कुछ देर कबल बाकायदा तौर पर अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि मौजूदा हुकूमत, और ये वो हुकूमत है जो कि हुकूमत में आने से कबल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावे और वादे करती रही है कि हम तमाम तर कशकोल तोड़ देंगे। IMF को तमाम तर मामलात की वजह करार देने वाले आज एक बार फिर हमें IMF के दर पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज के बारे में अपने आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, और स्पेसिफिकली जो ये कह दिया गया है कि गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा अब नागुज़ीर है और कई हद तक गैस की कीमतों में इजाफा किया भी जा चुका है। तो इससे किस हद तक आवाम आदमी मुतासर होंगे, अपने आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मौजूदा मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए बहुत से सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। गो के हर बार ये दावा किया जाता है कि टैक्स नेट में इजाफा किया जाएगा, मुल्क से लूटी हुई रकम वापस लाई जाएगी, लेकिन अब देखना जरूर होगा कि आया ये तमाम तर वादे पूरे होते हैं या नहीं। अलबत्ता आज हमने ये जरूर देखा कि ये जो एक अनसर्टेन सिचुएशन है कि आया हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगी या नहीं, एक अनसर्टेनिटी पॉलिटिकली भी हमें दिखाई देती है। इसकी वजह से इसका शदीद तर असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी पड़ा, जिसकी वजह हमने ये देखी कि इन तमाम पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी की वजह से कई जो है वो शदीद जो है माली बहरान जहां एक तरफ इदारों में है, वहीं स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी देखने में आई। तो इन तमाम तर मामलात पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक खुदाबख्श साहब, जो कि चेयरमैन हैं CNG स्टेशन ओनर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, और साथ साथ FPCCI की स्टैंडिंग कमेटी फॉर एनर्जी डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन के भी आप चेयरमैन। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। सर, ये जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं, अब से कुछ देर काबिल असद उमर साहब भी बाकायदा तौर पर अब इस बात को इंडोर्स कर चुके हैं कि हुकूमत IMF की तरफ जा रही है। गो के ये बार बार कह रहे हैं कि जी हमने ये जो मौजूदा क्रिटिकल सिचुएशन है इकोनॉमी की, इसको देखते हुए ये इंतहाई कदम उठाया। इसके ऊपर इब्तिदा में आप क्या कमेंट करेंगे? गुजारिश करूंगा कि हफ्ते वाले दिन मेरा PTV पे जी करंट अफेयर्स में इंटरव्यू था जी, तो मैंने इमरान खान साहब को मुखातब करके ये गुजारिश की थी कि कंपेन जो होती है उसमें लोग बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। आप कंपेन में कहते रहे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे जी, लेकिन अब फैक्चुअल स्टोरी ये है कि आपको जाना पड़ रहा है। ठीक। तो आप एक बोल्ड स्टेप लें और अनाउंस करें कि हम जा रहे हैं और इस मुल्क को भूचाल से ले जाएं। और इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है कि IMF के पास जो कंट्रीज जाती हैं वो लीगली और प्रोफेशनली और इकोनॉमिकली वायबल होती हैं, उनकी बैलेंस शीट में सब कुछ होता है। तो और तब भी IMF उनको एक्सेप्ट करता है। और जो लोग IMF के जो मुल्क काम करते हैं उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। और बहुत सारे लोग इन्वेस्टर उधर रिटर्न होते हैं कि जी IMF का मेंबर है, IMF से लोन लिया है, तो उनको ये पता होता है कि IMF हर किसी को लोन नहीं देता। तो इसलिए इस मुल्क को इस वक्त निकालने के लिए आज पता लगा है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है और इसके बेनिफिट कंट्री को मिलेंगे। सिर्फ सूरत हाल ये है कि जो IMF के पास टीम काम कर रही जाने के लिए उनको बड़े सोच समझ के काम करना चाहिए, ताकि जो फैसले मुल्क के लिए बेहतर हों वो फैसले किए जाए। ठीक है। अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मईशत को कदमों पर खड़ा करने के लिए IMF का रास्ता बेइंतहा जरूरी था, तो सर अगर इतना ज्यादा जरूरी था, आज भी जो अहम तरीन इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने उनसे भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मशवरा किया और इसके बाद ही मंजूरी दी है कि हम IMF के पास जा रहे हैं। तो सर ये ठीक है, इलेक्शंस के लिए नारे अपनी जगह, वो वादे और वो दावे अपनी जगह, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें फिर करने की क्या जरूरत थी कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, लूटी हुई रकम वापस लाएंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर कर देंगे? ये तो दिन ब दिन वर्स्ट से वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशंस होती जा रही है सर। ये सियासी नारे थे, अब फैक्चुअल पोजीशन आ गई है।
मैं समझता हूँ कि इनको इतना अंदाज़ा नहीं था कि जब टेक ओवर करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी। ठीक है। जब इन्होंने टेक ओवर किया है तो जो सिचुएशन इनके सामने आई है वो सिचुएशन को देख के नेचुरली इनको तजर्बा तो था नहीं, पहली दफ़ा हुकूमत मिल रही है और 2-4 लोग तो इनके पास एक्सपीरियंस हैं, बाकी लोग तो नए आए ना, यंग लोग आए हैं, उनको सीखने में वक्त लगेगा और उनको मैच्योर होने में वक्त लगेगा। इसलिए मुश्किलात तो हैं गवर्नमेंट के लिए, लेकिन अगर जिस तरह से वो इमरान खान साहब खुद जो हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं और 22 साल से वो कहते हैं मैं कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो अगर डिटरमिन रहे और टीम आपके उनके साथ जो है वो टीम सही सिलेक्ट की जाए, राइट मैन राइट प्लेस, तो मेरा ख्याल है वो कामयाब हो जाएंगे। और IMF के पास जाने का फैसला बड़ा मंतकी फैसला है, ये पहले कर लेना चाहिए। देखिए इस वक्त जो IMF की टीम आई हुई थी, जो हम खबरें आपकी मीडिया से पढ़ रहे थे या कुछ लोग हमारे भी जानने वाले हैं कि हम इस बिजनेस में, हमें यही पता लग रहा था कि IMF की टीम के पास ये अंडरस्टैंडिंग है कि इस मुल्क को इस वक्त मिनिमम 10 बिलियन की जरूरत है, $10 बिलियन की। लेकिन जब आप उनके पास 2 बिलियन मांगेंगे और डिमांड आपकी 10 बिलियन की होगी तो वो पैकेज नहीं देंगे, उनको पता होगा कि ये 2 बिलियन भी डूब जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो एक स्पेसिफिक जो हमारी नीड है, डिमांड है कंट्री की इस वक्त, उसको सामने ला के एक पैकेज बनाया जाए और उस पैकेज को बेल आउट किया जाए, तो ताकि मुल्क के साथ पैसे होंगे तो मुल्क चलेगा। कुछ भी कि जितने भी नारे हमारे नहीं, पैसे से मुल्क चलता है, पैसे से कारोबार चलता है। बख्श साहब, आप बड़ी जैसे कहते हैं ना हॉक आए रखते हैं, बड़ी बारीक बीनी के साथ इन तमाम तर चीज़ों को देख रहे होते हैं। अभी इस वक्त अगर हम इकोनॉमिक कंडीशंस को देखें तो तमाम तर इंडिकेटर्स हमारे इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन पे हमें दिखाई देते हैं। आप गो के बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और ये आपकी अपनी राय है कि IMF की तरफ जाने का एक अल्टीमेट सॉल्यूशन था, जो कि अब हुकूमत ने बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया। लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर IMF की तरफ हम जाते हैं तो गरीब आवाम पर मजीद टैक्सेस इनको बढ़ाने पड़ेंगे, अपने अखराजात में कमी करनी पड़ेगी, बिजली और गैस की कीमतों पर जो आज सिर्फ बवेला हो रहा है वो ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स इनको वो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। तो सर ये तो सिर्फ वो चीदा और वो अहम तरीन एस्पेक्ट्स हैं जो कि एक आम आदमी को भी पता होते हैं। तो मैं इन्हीं का अगर आपसे पूछूं तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो आम आदमी के ऊपर होगा। मैं बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, IMF ऐसे पैसे नहीं देता। बिल्कुल। देखिए उसके 4-5 फैक्टर होते हैं। ठीक। उसको देखता है कि वो फैक्टर पे वो आपको लेके आता है। ठीक। वो कोशिश ये करता है कि इन फैक्टर पे आप आ जाएं ताकि जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी रिटर्न जो है वो कंफर्म हो जाए उसको। जब उसको रिटर्न कंफर्म होती है वो आपको सोल्यूशन देता है कि आप ये करें, आप टैक्स बढ़ाएं, आप फलां चीज़ की वो बनाएं, कमोडिटी के पैसे बढ़ाएं, आप फलां चीज़ करें, फलां चीज़ करें, वहाँ से सेवन करें, ताकि आपकी बैलेंस शीट जो है वो वैलिड हो जाए। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से IMF के पॉइंट, जो उनका एक अपना स्टैंडर्ड निज़ाम है, तो जब तक आप वो नहीं करें, वो करेंगे तो आप सही कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी और चीज़ों की कीमतें, गैस के, पेट्रोल के और इसकी चीज़ें बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी। आफ्टर ऑल वक्त तो आम आदमी पे जाएगा। तो आपकी बात तो सही है, लेकिन आप ये देखना है कि हुकूमत उसको किस तरह हैंडल करती है। हुकूमत को इस वक्त ये चाहिए, बस मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, गैस पे आ जाता हूँ, ये हमारा बिजनेस है जी। इस गैस में उन्होंने बढ़ाया, अगर हमसे पूछते तो हम ऐसा सोल्यूशन देते कि शोर भी नहीं होता, इतना इफेक्ट भी नहीं होता, इतने ये देखें, ये फ्यूल है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का। ये लोअर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इतनी इफेक्ट नहीं होती है, इतनी आवाज़। और ये इंडस्ट्री भी जो है, जो इंडस्ट्री डेवलप की गई है, इसमें स्टेशन ओनर्स का, इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है और इसमें जो व्हीकल ओनर है उनका पैसा लगा हुआ है केटन सिलेंडर में। तो ये बड़ी, और ये इंडस्ट्री आपको 2 ऑब्जेक्टिव थे इसके। एक ऑब्जेक्टिव था कि एनवायरनमेंट क्लीन हो और दूसरा ऑब्जेक्टिव के फॉरेन एक्सचेंज जो पेट्रोल पे खर्च होता है, प्रमोट किया था सर, प्रमोट हुआ को तो जिस तरीके से लाइसेंस दिया है, आप भी इस चीज के गवाह हैं और ये तक कहा गया था कि जी हमें अपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली माहौल जो है वो कुछ क्रिएट करना है, ये एनर्जी ऐसी है। और ये इसके ऊपर सर डिटेल में बात करेंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब भी इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त देना जाने। आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बता दीजिएगा कि अब बाकायदा तौर पर हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है कि IMF की तरफ अब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जा रही है, गो के
अगर मैं गुज़िश्ता रोज तक की बात करूं तो कल तक भी अभाम दिखाई देता था क्या गवर्नमेंट आईएमएफ की तरफ जाएगी या नहीं। कुछ लोगों की तरफ से ये राय भी सामने आ रही थी फॉर दैट वी विल हैव टू वेट 14 अक्टूबर तक का, जिसके बाद ये बकायदा ऐलान हो जाएगा। लेकिन आज अब ऐलान हो चुका है, तो अब सर ये वही गवर्नमेंट है जो कि आईएमएफ की तरफ जाने को एक बहुत ज्यादा हदफ तनकीद बनाती हुई हमें दिखाई देती थी, लेकिन आज कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि इनको आईएमएफ की तरफ जाना पड़ रहा है। आप सबसे पहले इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? बात यह है कि ये तो जो साहिब नजर हैं और जो इल्म रखते हैं उन सबको पता था कि ये आईएमएफ के पास जाना नागुज़ीर हो चुका है। ठीक। और जब आप बेर खाते हैं तो फिर पेट में दर्द तो होता है। तो ये सिचुएशन जो है पहले से नजर आ रही थी और उसकी वजह थी हमारी मिसमैनेजमेंट के हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट हमारी मुसलसल गिरती चली जा रही थी और उस पर हमने कोई तवज्जो नहीं दी। और तकरीबन 5 अरब 4.5-5 अरब डॉलर की हमारी ना सिर्फ एक्सपोर्ट कम हो गई बल्कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो चला गया 30 अरब डॉलर पे, बिल्कुल 36 अरब डॉलर पे, सॉरी। तो जब 36 अरब डॉलर पे आपका ट्रेड डेफिसिट होगा और उसमें से आपको 20 अरब डॉलर की रेमिटेंस आएंगी तो 16 अरब डॉलर का नेट डेफिसिट है आपके पास, करंट अकाउंट डेफिसिट। इतना बड़ा डेफिसिट जो है वो आप किस तरह पूरा करेंगे? वो आप छोटे मोटे टैक्सेस लगा के महंगाई करके ये सारा लोगों की जिंदगी अजीरन करके ये कुछ नहीं हो सकता जब तक कि आप एक्सपोर्ट ना बढ़ाएं। तो अब बात यह है कि अब हमें आईएमएफ के पास जाना, ये क्या है? स्टॉप गैप अरेंजमेंट है ताकि आपकी एलसीज बंद ना हो और आपकी एलसीज खुलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और उससे क्या होगा कि वो आईएमएफ जो है वो जैसे उन्होंने कहा कि जी आप डॉलर यानी रुपया को डेप्रिशिएट करें, उन्होंने टैक्सेस की बात की, उन्होंने कहा कि जी आप अपनी बेल्ट टाइट करें और बहुत सारे फिस्कल मेजर्स जिनके नतीजे में आपके मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई होने जा रही है। आपके मुल्क में जो गरीब आदमी है वो मजीद गरीब होने जा रहा है। आपके यहाँ जो है गैस की कीमतें 140% बढ़ गई। आपके यहाँ जो है 40% जो है वो इंडस्ट्री के लिए कीमत बढ़ गई। सीएनजी पेट्रोल से महंगी हो गई। ये सारे जो इस तरीके से इकदाम हैं ये सिर्फ वही बेर खाने का नतीजा है कि आपने एक्सपोर्ट पे तवज्जो नहीं दी। अच्छा। अब भी जितने मेजर्स हैं इनमें देखें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई भी मेजर नहीं है। ये सब स्टॉप गैप अरेंजमेंट है कि आपने 5-0 रेटेड इंडस्ट्रीज को आपने, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने के लिए आपने उनको प्राइस नहीं बढ़ाई गैस की, कुछ लोगों को कम भी कर दी। ये अच्छा कदम है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा आपने कुछ 44 अरब रुपए के उनको मजीद भी इंसेंटिव दे दिए, ये नहीं गैस की कीमतों के इंसेंटिव दे दिए। ये सारी चीजें ठीक हैं लेकिन ये वो अरेंजमेंट नहीं है, ये एडहॉक अरेंजमेंट है। इसके नतीजे में आपकी कोई परमानेंटली कोई ग्रोथ नहीं होगी इसके ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट की ग्रोथ तभी होगी जब आप ब्रांडिंग पे जाएंगे, मार्केटिंग पे जाएंगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज के ऊपर जाएंगे। वो कदम जब तक आप नहीं उठाएंगे ये आपके मसाइल हल नहीं होंगे। आप फिर यके बाद दीगरे ये सारी चीजें जो है ये आपको करते रहनी पड़ेगी। आपको असल काम करने की जरूरत है और उस तरफ अभी भी तवज्जो नहीं है। ठीक, मैं सर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, एक्सपोर्ट्स को। जी सर। महंगाई इतनी आगे जाने जा रही है कि लोगों के होश उड़ जाएंगे और लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है कि कितनी महंगाई, क्योंकि अभी आप देखें इसका जो होगा ना अपना जो ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट होगा गैस की कीमतों का, ये बिजली के ऊपर होगा, ये फिर आपकी लेबर जो है उसकी कीमतें बढ़ेंगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग फिर दोबारा आपकी बढ़ जाएगी। इन सारी ये एक विशेष सर्किल है, हर चीज का एक अमल का रद्द-ए-अमल होता चला जाएगा और ये चीजें आपके बस से बाहर हो जाएंगी। चलिए सर, मुझे एक दो टोक बता दीजिएगा। आप बड़ी, जैसे कहते हैं ना, दो टोक गुफ्तगू करते हैं, आपने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की एक्सपोर्ट बढ़ाने की। सर ये जो तमाम तर मामलात हैं, आईएमएफ को यही गवर्नमेंट हदफ तनकीद बनाती थी, यानी कि मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, बिफोर कमिंग इन गवर्नमेंट। इसके अलावा दीगर एक्सपेंडिचर्स को कम करने की बात की जाती थी। अभी एक आम आदमी कैसे मुतमईन हो सर? ये आप भी इंडिकेट कर रहे हैं और निहायत ही दीगर अहम तरीन लोग भी इंडिकेशंस दे रहे हैं। अभी बख्श साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में यही कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक आम आदमी पर पड़ेगा। सर तो एक तरफ तो आप लोग इतनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो सर भैंसे बेच रही है, दूसरी तरफ गाड़ियां बेची जा रही हैं। तो डू यू थिंक इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हमारी कुछ हैं या सिर्फ और सिर्फ हम ये कॉस्मेटिक चीजों की तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं? सर जी देखें, गवर्नमेंट जो है वो कॉस्मेटिक्स पे तवज्जो दे रही है, ऑप्टिक्स पे तवज्जो दे रही है। जो असल करने के काम है, देखें अभी इन्होंने जो बिजनेस पर्सन काउंसिल बनाई है उसमें इंडिविजुअल्स को लिया है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो बॉडीज हैं, चैम्बर्स हैं, एफपीसीसीआई है, जो इदारे हैं, उनको उसमें लिया ही नहीं है।
बात यह है कि एक जो चैम्बर या एक एसोसिएशन होती है उसके पीछे 200, 300, 500 लोग होते जी, हैं। बिल्कुल। जब आप उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं लेंगे तो आपको सही इनपुट आएगी नहीं कि आपका एक्चुअल इशू है क्या। और जो एक्चुअल इशू है ना, मैं आपको गुजारिश करूं, एक एक्सपोर्ट आपका इशू है कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं। दूसरी बात यह है कि आपका तकरीबन 20 अरब डॉलर का साल का आप नुकसान करते हैं। ये आपकी वो चीज है, आप भैंसे बेचने की बजाय अपना नुकसान कवर करें, नुकसान ना होने दें। और वो नुकसान क्या है? 200 अरब रुपए की आपकी गैस चोरी होती है, 200 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, 200 अरब रुपए की बिजली लाइन लॉसेज में आपकी जाया होती है, 600 अरब रुपया जो है आपका गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिसको क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, यानी PIA, वापडा, रेलवे, इसमें नुकसान आपको होता है। ये सब अगर आप टोटल कर लेना, ये आपके 20 अरब डॉलर बनते हैं। इसको अगर आप कंट्रोल करें, यानी 2000 अरब रुपए बनते हैं ये, अगर इसको आप कंट्रोल कर लें तो ये तो वो चीज है जो आपके कंट्रोल में है। आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए और एक्सपोर्ट के ऊपर काम करना चाहिए। बाकी आप ये जो आप ऑप्टिक्स कर रहे हैं ये करते रहे, इसमें कोई हरज की बात भी नहीं है, लेकिन असल काम जो करने के हैं वो काम जब तक आप नहीं करेंगे, और ये जो आप सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट और ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है, ये कोई इन्वेस्टमेंट इस तरह आएगी नहीं, इसलिए कि उन लोगों को पता है कि हम अपनी बेल्ट ठीक नहीं करते, अपने मामला ठीक नहीं करते, और जितने पैसे आते हैं वो हम जाया कर देते हैं। जिसको पता होगा कि 20 अरब रुपया, 2000 अरब रुपया साल का आप जाया करते हैं, वो आपको मजीद पैसे देगा किसी भी वजह से। लाजमी सी बात है, उसके लिए आपको फिजिबल कंडीशंस भी बनानी पड़ेगी। सर, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं जरा इन्हीं एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाने के लिए जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, जो अब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या उनको फिजिबल कंडीशंस प्रोवाइड की जा रही है, क्या उनके लिए यूटिलिटीज बेहतर अंदाज में की जा रही है, या तो उनके लिए जो बिजनेस एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो हम क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और बख्श साहब आपसे भी मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद बख्श साहब, जरा मैं दो टोक आपसे जानने की कोशिश करूंगा। मियां जाहिद साहब ये कह रहे थे कि जी इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करना चाहिए अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का। गो के हर बार ये कहा जाता है कि जी हमारे लाइफस्टाइल्स बहुत डिफरेंट हो गए हैं, अफोर्डेबिलिटी काफी ज्यादा लोगों की बढ़ गई है, इंपोर्ट्स हमारी बेइंतहा बढ़ गई हैं। तो सर, एक तरफ इंपोर्ट्स हमने इतनी बढ़ा ली, अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए, ये एक्सपोर्ट कैसे बेहतर बनेगी? एक्सपोर्ट कौन बेहतर करेगा सर? मैं बताता हूँ आपको, बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, और मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप इस वक्त पाकिस्तान को देखें और बांग्लादेश को देखें जी, देखिए 4 फैक्टर हैं वहाँ। उनका मार्कअप जो है वो सस्ता है हमसे, उनकी गैस हमसे सस्ती है, ठीक है, उनकी बिजली हमसे सस्ती है, उनकी लेबर हमसे सस्ती है। वो हमसे भी कोई मटेरियल लेते हैं तो जाके बाहर इंटरनेशनल मार्केट का में 6 और 7% हमसे सस्ता बेचते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें सस्ती पड़ती हैं। ठीक है, इन्होंने अभी एक अच्छा स्टेप उठाया कि कोई जो एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है उसकी गैस की कीमत नहीं बढ़ाई और कहीं रिलैक्सेशन भी दी है। इसी तरह सारी चीज़ें अगर बाहर ये देखें, एक डाटा मंगा लें कि हमारे जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, उसको साथ में मैच करें और उसके साथ compete करने के लिए अपने एक्सपोर्टर को मौका दें, फैसिलिटेट करें। आपके पास इतने लोग हैं और इतनी पोटेंशियल है, और आपकी लेबर में भी इतनी पोटेंशियल है, और आपके इंडस्ट्रियलिस्ट भी इतने यानी शुरूट हैं कि वो आपके एक्सपोर्ट को कहाँ ले जाएंगे। लेकिन आप उनको बुलाएं, उनसे सुने, उनकी समझे। मैं यही बात बताता हूँ कि ये CNG आपको 5 अरब डॉलर बचा के दे रही थी शुरू में, अब तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती। इसको हमें आपने सुना नहीं। एक गवर्नमेंट आई, उसने इसको प्रमोट किया जी, और एक आई उसने नहीं जी, अब आप जाएं LNG की तरफ, अब आप जाएं दूसरी तरफ। मैं कहता हूं जी, आप LNG भी ले आए हैं, आप इस गैस को भी खत्म करके दूसरों को देते, LNG को प्रमोट करें, लेकिन एक पॉलिसी रखें, उसमें कंटिन्यूटी रखें। आप पंजाब में आप दे रहे हैं LNG, उसमें आप GIDC 200 रुपए जो है वो 0 है, आप 17% सेल टैक्स है वो आपका 5% कर दिए। वो इंडस्ट्री वहाँ ठीक चल रही है, वही यहाँ कर दें। गैस नहीं है आपके पास, गैस महंगी है, आप गैस उनको दें जहाँ महंगी है, हमें LNG दे दें, वो इम्पोर्टेड है, उसकी प्राइस करें, ये चीज़ें फिट कर दें। लीटर में आप KG के बाद, और पंजाब में लीटर में चल रहा है, हम ये कर दें, आपकी यही वायबल हो जाएगी, आपको प्राइस कम पड़ेगी, और आपके लोग जो हैं वो खुश हो जाएंगे, हुकूमत की भी नेक नामी होगी और लोगों को भी फायदा होगा, तो इंडस्ट्री भी वायबल कर जाएगी। लेकिन हमें बुलाएं तो सही, असद उमर साहब हमें बुलाएं, हमने उनको ये पेपर जो काम के लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम उनसे मशवरा कर रहे हैं।
आज भी आपको इतला मिली होगी कि जब ये आईएमएफ के हवाले से मंजूरी दी गई तो जो जान पहचान वाले इकोनॉमिस्ट हैं, वो लोग जो बेहतर मशवरे दे सकते हैं, उनके मुताबिक उनको बुलाया गया और फिर आईएमएफ के हवाले से मंजूरी दी गई। तो या तो आप लोग काम के नहीं हैं, या तो आप लोग उनके सामने उनकी जी हुजूरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप लोगों नहीं बुलाए जाते। देखिए सर, यहाँ जी हजूरी की जरूरत नहीं है, यहाँ तो कैलकुलेशन की जरूरत है। आप हमारी कैलकुलेशन देखें ना, हमें बुलाएं, हमारी कैलकुलेशन देखें, अपने गवर्नमेंट के एक्सपर्ट को बनाएं। अगर हमारी कैलकुलेशन सही नहीं हो, फिजिबल नहीं हो, गवर्नमेंट के लिए वायबल नहीं हो, तो फिर तो बात है। अगर ये सारी वायबल हो तो हमें एक्सेप्ट करें हमारी, और फायदा उठाए अवाम भी और गवर्नमेंट भी। ठीक है मियां जाहिद साहब, सर ये मुझे बता दीजिएगा, अब बख्श साहब ने भी जरूर कुछ रोशनी डाली कि इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऑन लार्जर इंटरेस्ट के हद तक बेहतर हैं, और साथ साथ वो भी इसी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि जी मौजूदा जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उससे महंगाई का भी तूफान आएगा और इसका इफेक्ट एक आम आदमी पर भी पड़ेगा। साथ साथ अभी आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की भी बात की, जिसके ऊपर भी बख्श साहब ने बात की। आप क्या कॉमेंट करेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि आप एक तरफ जब आईएमएफ की तरफ जाते हैं तो हमें उनकी कंडीशंस को भी मानना पड़ेगा, जहां गैस की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, बिजली की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेगी, रुपया भी अपना डीवैल्यू करना पड़ेगा, और दीगर अहम कंडीशंस हैं। तो सर ऐसे में एक्सपोर्ट्स बेहतर किस तरीके से की जा सकती हैं सर? आईएमएफ की एक दो बातें रह गई। आईएमएफ के नतीजे में आपको मार्कअप रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, जी बिल्कुल, ठीक है, और आपको आपका तरक्याती प्रोग्राम जो है उसमें भी कट डाउन करना पड़ेगा। उसके नतीजे में आपके मुल्क के ऊपर एक इक्तिसादी जमूद तारी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट मजीद आना बंद हो जाएगी, और उसके नतीजे में आपका जो जीडीपी है आपका 5.8 पे क्लोज हुआ था पिछले साल, और अगले साल यानी इस साल रनिंग में 6.2 की उनका टारगेट था कि आपका जीडीपी जो है ये 4% पे आ जाएगा, और अगले सालों में मजीद कम होना शुरू हो जाएगा। जीडीपी कम होने के नतीजे में आपके मुल्क की ओवरऑल आमदनी भी कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन से निकलने का जो तरीका है वो ये है, बड़ा सिंपल तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तरीका कार क्या है कि जी आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मुल्क के जो 25 टॉप एक्सपोर्टर्स हैं उनको बुला लीजिए, अच्छा, उनकी काउंसिल बना दीजिए, उनको कहिए कि जी अपने अपने शोबों में आपने इतनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है और बढ़ाने के तरीका कार बता दीजिए। तो जो कामयाब तरीन एक्सपोर्टर होंगे वो खुद ही अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनके पास टूल्स भी होंगे, सारा कुछ होगा। और जो हमारा एक ईडीएफ फंड होता है, जो जितनी एक्सपोर्ट होती है उसके ऊपर 0.25 गालबन गवर्नमेंट डिडक्ट करती है, बिल्कुल, वो फंड जो है वो उनके डिस्पोजल पे दीजिए कि जी आप इसके साथ आपने ब्रांडिंग करनी है, आपने इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन करनी है, आपने इसके साथ सर्टिफिकेशन लेनी है, एक कंपनी बना दीजिए, उस कंपनी में इंटरनेशनल रिप्यूट का सीईओ रखिए जो कि ये सब काम करे, और उसमें हर एक जो 5 जीरो रेटेड कमोडिटीज हैं उनकी 5 कंपनियां बना दीजिए, और हर एक में 25-25 उसके टॉप एक्सपोर्टर डाल दीजिए, यानी 5 कंपनियों में हर कंपनी अपना अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने का टारगेट उसको दिया जाए, और वो फंड उसको दिया जाए जिसके जरिए उन्होंने ब्रांड एक्विजिशन करनी है। जब आप ब्रांड एक्विजिट करेंगे और ब्रांड के जरिए आप अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू एडिशन भी हो जाएगी, क्वालिटी भी हो जाएगी, स्टैंडर्डाइजेशन भी हो जाएगी, सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी। ये सारे टूल्स होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी प्राइस लेने के तरीकाकार होते हैं। उसके नतीजे में आपकी चीजें बिकनी भी लगेंगी, उनकी डिमांड भी आनी शुरू हो जाएगी, और आपकी प्रोडक्ट भी चलनी शुरू हो जाएगी। ये जो आपने कदम उठाया है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने के लिए आपने गैस की कीमतें कम की हैं, ये बहुत अच्छा कदम है। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उनकी कम कीजिए, कॉम्पिटिटिव रखिए उनको इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन कॉम्पिटिटिव करने के साथ साथ उन्हें मार्केटिंग टूल्स देने के लिए, एनवायरमेंट देने के लिए हर यानी 5 जीरो रेटेड शोबों की अलग अलग कंपनी बना दीजिए, और हर कंपनी में उसके 25 टॉप के जो एक्सपोर्टर्स हैं उसको डाल दीजिए। फिर आप देखिए कि आपकी एक्सपोर्ट कितनी तेजी के साथ बढ़ेगी, और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा उस शोबे की जो कंपनी होगी उसके नीचे तमाम बाकी सारी इंडस्ट्री जो है वो भी चलना शुरू हो जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये है इकदाम। इसके साथ साथ अगर आपके सेल्स टैक्स रिफंड्स हैं उसको देने का कोई प्रोसीजर बना दीजिए ताकि लोगों के पास कैश फ्लो हो। ये 2-3 कदम अगर आप उठाएंगे, मेरे पास इसका पूरा राइटअप मौजूद है। नहीं, अगर तो गवर्नमेंट चाहे तो मियां साहब ये मुझे बताइएगा, आप जैसे लोग हैं हैं जो कि बिजनेस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं और जिस तरीके से चीजों पर आपकी गिरफ्त भी है, तो सर क्यों कर आप लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, और बेइंतहा ऐसे बिजनेसमैन हैं
जो इस वक्त ये तमाम तर बातें क्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी इन सब चीजों का वे आउट है, बट पॉलिसीज बेहतर बनाने की जरूरत है। अभी आप एक हमारे प्रोग्राम में इन तमाम तर मामलात की कुछ अगर मैं बताऊं कि सतही तौर पर ये डिटेल्स हमसे शेयर कर रहे हैं और कुछ वे आउट्स बता रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट आपको बुलाकर नहीं पूछ सकती या ऐसा कोई वफ्द नहीं बना सकती कि जो कि बिजनेस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन करे? गवर्नमेंट हमें लिफ्ट ही नहीं कराती। गवर्नमेंट अगर हमसे बात करे, हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है, हम गवर्नमेंट को बताएंगे कि जी ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के जरिए पूरे माइलस्टोन्स हैं, आप ये कदम उठाइए और आप देखिए कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अदरवाइज अभी आपके सर पे एक तलवार और लटक रही है FATF की। जी बिल्कुल। अगर आपने इन सारी चीजों को प्रॉपरली हैंडल ना किया तो FATF भी आपके सर पे लटक रहा है, आपके GSP प्लस स्टेटस भी आपके हाथ से छिन जाएगा। ये सारी चीजें जो है ये आपको येस्टेड बेसिस पे करनी है और फौरी तौर पे करनी है। हम सब गवर्नमेंट के साथी हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए कि हमारी अपनी गवर्नमेंट है और हमने इनको वोट दिए और ये आए हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कामयाब हो, हमारा मुल्क कामयाब हो। हमारे साथ बैठेंगे और बैठ के हम इनसे इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम इनके साथ टू द पॉइंट बात ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि एटलीस्ट आप लोगों से मशवरे जरूर करने चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेकर आ जा रहा है बख्श साहब, मैं जरा ब्रेक की तरफ जाऊंगा। ब्रेक से आने के बाद मैं जरूर आप लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि कल असद उमर साहब निकल रहे हैं वर्ल्ड बैंक के इजलास में शिरकत के लिए इंडोनेशिया में भी, और वहां पर भी उनकी IMF के वफ्द से मुलाकात होगी। गो के आप सब के इल्म में है कि जब IMF का वफ्द यहाँ पर एक हफ्ते के दौरे पर आया था तो उस वक्त उन्होंने अपनी कंडीशन जरूर रखी थी। उस वक्त तो ये कहा गया था कि जी हम गरीब आवाम का ख्याल करेंगे, कोई ऐसी हम स्टेप्स नहीं लेंगे कि जिसका किसी भी सतह पर कोई उसका शिकार आम आदमी ना हो। लेकिन इस वक्त जो बातें मैं मियां साहब से सुन रहा हूँ, जो आपसे सुन रहा हूँ, सर ये तमाम तर वो बातें हैं जिसका इम्पैक्ट आम आदमी पर ही पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या कुछ हो सकता है, आपसे एक जानूंगा ब्रेक के बाद। ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद मियां साहब हैं हमारे साथ इस वक्त कॉल पर मौजूद। मियां साहब को लेने की हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं। बख्श साहब आप ये जरा फरमा दीजिएगा कि जिस तरह मियां साहब भी कह रहे हैं कि जी ये स्टेप्स हैं जो कि लिए जाने चाहिए, और उन्होंने बड़ा बेहतर एक वे आउट भी अपनी तरफ से सजेस्ट किया जो कि इनके नजर में उनको दिखाई देता है। सर तो ये तमाम वे आउट्स अपनी जगह, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कल असद उमर साहब जा रहे हैं पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए वर्ल्ड बैंक का इजलास इंडोनेशिया में। सो डू यू थिंक कि अब वाकई बेल आउट पैकेज की तरफ जिससे गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है कि हम जा रहे हैं, तो कंडीशंस भी अब हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी? सर मेरा ख्याल है कि अगर असद उमर साहब एक अच्छा प्लान लेके जा रहे हैं, और मैं इसमें मैं कहता हूँ कि एक्सप्लेन वो कर लेंगे। अच्छा, एक्सप्लेन करने की एबिलिटी उनमें है, और अगर वो एक अच्छा पैकेज लेके जा रहे हैं, और मैं कहता हूँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पैकेज हो और राइट वे हो, सच हो बिल्कुल, और वो MIF को बताएं, उसको कन्विंस करें कि ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी ज़रूरत है, ये हम बढ़ाएंगे। अगर हम रुपया डीवैल्यू करेंगे तो हमारे ये इफेक्ट्स आ जाएंगे। अगर हम टैक्सेस पे जाएंगे, टैक्स बेशक पे जाए, अगर हम गैस बिजली और इनके अननेसेसरी इंक्रीज करेंगे तो हमारे ये आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। ये सारी चीज़ें अपने वीक पॉइंट लेके जाएं और अपनी गवर्नमेंट का बताएं कि हमारी गवर्नमेंट नई आई है, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, IMF की सपोर्ट चाहिए, और हम आपको रिपे करेंगे, ये हम गारंटी करते हैं। और उसके जो फैक्टर हैं, इंडिकेटर हैं गारंटी के, वो साथ लेके जाएं। देखें, आप बैंक से पैसे मांगते हैं ना, तो बैंक आपकी बैलेंस शीट देखता है। बैंक क्यों देखता है बैलेंस शीट? कि आप रिपे कर सकेंगे, कर पाएंगे विद मार्कअप, बिल्कुल उसका मार्कअप, उसका प्रॉफिट बैंक का, और उसकी जो बेसिक मनी है वो आप वापस कर सकेंगे नहीं। वो समझता है, उसके एक्सपर्ट समझते हैं कि आप कर सकेंगे, आपकी बैलेंस शीट इस काबिल है, तो वो आपको सपोर्ट करता है, आपको फंड एलोकेट करता है और आपका बिजनेस अपडेट करता है। इसी तरह, लेकिन वो सच पे मबनी होना चाहिए, कोई लफाजी नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई किसी जगह भी IMF उसकी ऑडिटिंग करा ले, वो उसी तरह से आया जिस तरह असद उमर साहब, और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा ही लेके जाएंगे कि उनको भी आप पता है कि हुकूमत चलानी है तो काम तो सही करना पड़ेगा। और अब मुझे नहीं पता कि उनके साथ एक्सपर्ट कौन है, कितने तजर्बेकार लोग हैं, लेकिन जो काउंसिलर बनी हैं, बिजनेस काउंसिल्स बनी हैं, उनमें जो लोग आए हैं, जैसे वो दूसरे साहब कह रहे थे, ये साहब बात तो सही है कि उन लोगों को लेना चाहिए, दे आर डूइंग बिजनेस, जिनको बिजनेस का तजर्बा है,
उनसे अब सर, जिन्होंने आप business किसको मैनों बुलाते के हैं? पास आप नौकरियां किसको की हैं, बुलाते नहीं, आप किसको बुलाते हैं? जो आप समझते हैं कि इस फील्ड में ये आदमी हमें बात उनकी करके गिरफ्त बता है सक या उनकी एक्सपर्टी है और उसके। उसके पास नॉलेज है, हमारे सुनने वाले को, देखने वाले को सही रास्ता ठीक। बता सकेगा। इसी तरह हुकूमत को भी चाहिए कि उन लोगों को साथ लें जो उनकी मदद कर सके। हुकूमत हमारी है, मैं बल्कि अलग हमने स्पेसिफिकली किया है, आज के हम इस चाहते प्रोग्राम हैं से ये हुकूमत मैं कामयाब ये भी हो। जानने की कोशिश करूंगा ना कि या तो आया हुकूमत की पॉलिसीज स्पेसिफिकली जो सीएनजी के हवाले से थी, हाँ। जिसे एक गरीब बंदे का फ्यूल कहा जाता था, जी। सर उसको क्या बंद करने की हुकूमत ने ठान ली? ये भी मैं आपसे आज जानने की कोशिश मैं करूंगा। हाजिर हूं। मैं साहब सर ये मुझे बता दीजिएगा, आपने बड़े अच्छे वे आउट की तरफ भी इशारा किया। अब अगर हम आईएमएफ की तरफ जा ही रहे हैं, मैं बार बार से मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज से के बारे में इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अवाम को बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी तब्दीली की। और मैं फिर देखें जरा कुछ इकोनॉमिक टर्म्स इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा कि एक आम आदमी को भी हमारी गुफ्तगू बासानी समझ आ सके। एक वो बंदा जो कि चंद हजार रुपए कमाता है और अपना घर चलाने की कोशिश करता है, वो ये बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा हुआ था कि गालिबन अब अगर ये नई गवर्नमेंट आई है तो उसके मामलात काफी हद तक मुस्बत तब्दीली की जानिब जाएंगे। सर ये कौन सी मुस्बत तब्दीली होगी कि जब आपने खुद ही इंडिकेशंस बढ़ा दी, बता दी इनफैक्ट कि टैक्सेस नए लगने जा रहे हैं, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, अशियाए सर्फ की कीमतों में इजाफा होगा लेकिन आमदनी बंदे की उतनी रहेगी। सर एक गरीब आदमी किधर जाएगा मियां साहब? देखें जी, ये तकरीबन यूं समझ लें कि आज की डेट में 30% लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो श्रिंक हो चुकी हैं। बिल्कुल। अगर आप 50,000 रुपए तनख्वाह लेते थे तो आप समझ लीजिए कि आपके वो रह गए हैं 35,000 रुपए। जो बंदा 1 लाख रुपए लेता था या 20,000 रुपए तनख्वाह लेता था, उसके रह गए हैं समझ लीजिए ये 14,000 रुपए। ठीक। ये आज की पोजीशन है। और इसके अलावा ये भी बता दूं कि आज 1368 पॉइंट स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की गिरी है। 800 पॉइंट परसों गिरी थी। कल अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा। जितनी तेजी के साथ आपकी इकोनॉमी मेल्ट डाउन हो रही है, आपके फॉरेन रिजर्व जितनी तेजी के साथ मेल्ट डाउन हो रहे हैं, और आपका तकरीबन एक महीने का जो ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन $1.4 बिलियन है। तो ये सारी सिचुएशन है। अब इस सारी सिचुएशन में आप अपनी जब तक चीजों को दुरुस्त नहीं करेंगे, उसके दो ही हल हैं, तीसरा कोई हल नहीं है। ठीक है, आईएमएफ के पास जाना तो नागुज़ीर है, लेकिन वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। लेकिन असल में जो आईएमएफ क्या करेगा, आईएमएफ भी तो यही कहता है ना कि आप अपने मामलात को दुरुस्त कीजिए, और उसी को दुरुस्त करने के लिए ही वो आपको कहता है कि जी ये मेजरमेंट देता है, मेजर्स देता है कि जी आप इन मेजर्स के ऊपर इकदाम उठाइए। और लेकिन उनको तो अपने पैसे की रिकवरी चाहिए, अपने पैसे की सेफ्टी चाहिए। ठीक है, सेफ्टी के लिए उनके जो डायरेक्ट मेजर्स होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं। जो रिमेडियल मेजर्स हैं वो हमें अडॉप्ट करने हैं। रिमेडियल मेजर्स ये हैं कि आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, और आपकी ये जो लॉसेज हैं, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जो लॉसेज हैं, इनको आपने ठीक करना है। आपने बिजली के लॉसेज को ठीक करना है, गैस के लॉसेज को ठीक करना है, और जो एफबीआर के जो उसमें जो लॉसेज हैं उनको आपने ठीक करना है। ये 2-3 कदम आपने उठाने हैं। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक भी हमें 50 दिन हो गए गवर्नमेंट को, इनको अपने ये लॉसेस जो हैं इनकी तरफ अभी तक गवर्नमेंट की प्रोफेशनली कोई तवज्जो, अगर कोई अंदर कोई हो रही हो, कोई चीज तो हो रही हो, कोई भी इस हवाले से स्टेप नहीं लिया जा रहा। मेरे साहब क्विकली मुझे काइंडली बता दीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है। सर ये बता दीजिएगा, अभी आपने गुफ्तगू के दौरान भी कहा और हम भी आज इस बात पर पूरे दिन रोशनी डालते रहे कि जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी कंडीशन देखें, शदीद मंदी है। आज 1328 पॉइंट्स वहां पर हमें कमी दिखाई दी और शदीद तरीन कमी है। सर तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, डू यू थिंक सिर्फ ये नंबर गेम ही है, या तो ये भी खौफनाक हद तक नीचे आ जाना, यानी कि 37,898 पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आ जाना, ये कोई इंडिकेटर नहीं है सर? जो स्टॉक मार्केट गिर चुकी है इन 50 दिनों में, इससे तकरीबन 600 अरब रुपए लोगों के नुकसान हो चुका है। सर यही पैसा आप डैम फंड में दिलवा देते ना सर? 600 अरब रुपए का मतलब तकरीबन $5 अरब बनता है। बिल्कुल। तो ये लोगों का लॉस हो चुका है, और फर्दर लोगों को कोई पता नहीं कि इसमें किधर तक ये हमारा मेल्टडाउन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान जितनी तेजी के साथ डिक्लाइनिंग इकोनॉमी डिक्लाइन पे जा रहा है, उसको फौरी तौर पे कंट्रोल करने की जरूरत है। और कंट्रोल करने के लिए जो मैंने आपको बताया कि 5 जो हमारे जीरो रेटेड शोबे हैं, इनके 25-25 टॉप एक्सपोर्टर्स को बुला लीजिए, इनके साथ मीटिंग कर लीजिए, इनको टारगेट दे दीजिए। ईएफ का जो फंड है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड EDF,
वो इनके हवाले कीजिए। और वो लेकिन हवाले करने का मतलब ये नहीं कि ये घरों को ले जाएं, उससे ये इनको कहिए कि आप ब्रांड एक्विजिशन कीजिए, बिल्कुल ठीक है। ब्रांड लेके आए, ब्रांड आएगा तो आपका काम सारा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। मैं साहब एक नशिस्त आपके साथ स्टूडियो में भी जरूर रखेंगे, खासतौर पर इसी वीक में मैं कोशिश करूंगा कि इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर खासतौर पर आप जैसे लोगों को का एक ग्रुप बनाकर एक एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर हम शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त दिया। बख्श साहब जरा क्विकली मुझे आप भी बता दीजिएगा, ये जो मैं आपसे पूछ रहा था, ये आपको पता ना कि जिस तरीके से सीएनजी को प्रमोट किया गया, बड़ी तेजी से लोगों ने ना सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली इस फ्यूल को अडॉप्ट किया, बल्कि चूंकि उस वक्त निहायत ही सस्ती थी तो लोग इस तरफ गए। सर ये या तो अब गवर्नमेंट ने भी ठान लिया कि जी सीएनजी सेक्टर को तो बिल्कुल ही साइड पे करना है, तो इस वजह से तमाम मामला ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट जिस तरह इन्होंने गैस के पैसे बढ़ाए हैं, इस तरह तो यही लगता है कि इस इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं। या दूसरा फैक्टर ये है कि ये जो नेचुरल गैस है इसको साइड पे करके RLNG को प्रमोट करना चाहते हैं। सही। तो इसके लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन हमें कोई वे आउट तो दें, हमें बुलाएं। हमसे हमारे पास दोनों कैलकुलेशन है कि आप दोनों कैलकुलेशन से मुताबिक अगर LNG की तरफ जाते हैं तो क्या कैलकुलेशन है, क्या एक एक पैसा हमने कैलकुलेट कर सर ये आपने अपने पास कैलकुलेट करके रखा हुआ क्यों है? हमने भेज जब दिया। गवर्नमेंट ने ना आपको बुलाना है ना गवर्नमेंट ने आपसे पूछना है, तो फिर इस कैलकुलेशन का क्या फायदा? नहीं, इस कैलकुलेशन देखिए, ये हमारा तजर्बा, हमारी मेहनत, हमारा पैसा लगा हुआ है, हमारे दिल में दर्द है, और हमें उन लोगों का भी, अपने कस्टमर का भी दर्द है जिन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए अपने पैसे खर्च किए, किटे लगाए, सिलेंडर लगाए, गाड़ियां, करोड़ों रुपए बंदों ने लगा के रखे हुए, तो हम उनका भी ख्याल करते हैं। लेकिन बात यह है कि आप बताएं कि हम क्या करें। हमने सारे लिख के भी भेज दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, मीडिया के थ्रू भी कन्वे कर दिया, राइटिंग में भी भेज दिया। आप उनको एक पूरा पॉलिसी ड्राफ्ट बना के असद उमर साहब को और उनको दाऊद साहब को भेज दिया, सेक्रेटरी फाइनेंस को भेज दिया, मिनिस्टर पेट्रोलियम को भेज दिया। और हमने नहीं भेजा, हमने फेडरेशन के सदर को पेश किया, उन्होंने वहां भेज दिया। अब उसको कोई जवाब, इतना ऑथेंटिक पेपर है, इतनी मेहनत से, और उसमें सारे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं फेडरेशन जो सबसे बड़े हैं। डॉक्यूमेंटेड अगर कोई चीज जा रही है तो उसकी भी अगर कोई वर्ड नहीं है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं कहता हूं कि डिसअपॉइंटमेंट है, दिस इज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर अस, कि हमारी सारी मेहनत और सारा कुछ। और ऐसी एक बात मैं जरूर समझता हूं कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट या असद उमर साहब या उनका डिपार्टमेंट, काफ़ी उनके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कि उनको टाइम नहीं मिल रहा हो उनको देखने का, लेकिन हम कहते हैं कि जो टाइम मिले। अभी तो हमें बताया जाता है कि जी 17-17, 18-18 घंटे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं। हम उनकी काबीना भी लगभग 14 से 15 घंटे काम करी। तो सर ये कौन से काम हो रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि टाइम नहीं मिल रहा? 10 मिनट अगर हमें दे देना, ओनली 10 मिनट्स, तो इस 10 मिनट्स में उनको हम वो कर दें कि उनकी सारी जान छूट जाए सारी प्रॉब्लम से। ये सेक्टर जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये एनर्जी का। सबसे मुल्क में इस वक्त कोई इंपॉर्टेंट सेक्टर है तो वो एनर्जी है। हम एनर्जी के करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं। हमसे ज्यादा अहम आदमी उनके पास कोई नहीं है। हमारा नॉलेज जो ले लें और इस मुल्क का फायदा हो जाएगा, हुकूमत की नेकनामी हो जाएगी। चले मलिक खुदा बख्श साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। और मैं आपसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा कि आइंदा आने वाले दिनों में गवर्नमेंट में आप जैसे लोगों की तरफ कुछ राब्ता उन्होंने बहाल किया या नहीं किया, कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन ली या नहीं। और ये उम्मीद जरूर हम कर सकते हैं कि अगर हम IMF की तरफ जा रहे हैं तो ये वक्ती तौर पर ठीक है, होगा फाइन, एक इंडक्शन जरूर होगी उस बेल आउट पैकेज के थ्रू, लेकिन कहीं ये तूफान एक गरीब आदमी के ऊपर तो नहीं गिरेगा। ये जरूर हम एक होप अच्छी रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम 2 टोक से फवाद अनवर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।